ये आपको दिया था ना टास्क, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोला जाता है? क्या रीजन है? हमने इसका स्ट्रक्चर तो बना लिया था। लिंकेज क्या होता है इसमें? C1C2, और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर और जो नोट किए थे सभी में C1C4 होता है। यह अकेला ऐसा है जिसमें अल्फा बीटा C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। तो इसका इन्वर्ट शुगर क्यों बोला जाता है, ये मैंने आपको बोला था, ये आप एक बार देखना इसको। तो इन्वर्ट शुगर क्यों क्यों बोलते हैं? क्यों, आप लोगों ने म्यूटर रोटेशन पढ़ा होगा, उसकी हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम देखें कि सुक्रोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो C12 दैट इज द सुक्रोज। और अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। और ग्लूकोज कौन सा होता है? अल्फा डी। और फ्रक्टोज कौन सा होता है? बीटा डी फ्रक्टोज, है ना, यही होता है। इन्वर्ट शुगर कैसे प्रूव हो रहा है यहाँ पर कि दैट इज द इन्वर्ट शुगर? कोई एक बताओ ताकि समझ में आए क्लियर। एनीवन? हाँ बोलिए। तो इन्वर्ट शुगर का पता हम कैसे लगाएंगे? रोटेशन एंगल से हमें क्लियर होगा कि दैट इज द इन्वर्ट शुगर। तो आप देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने ये दैट इज द सुक्रोज, और सपोज वही सेम अगर एक कंटेनर में हमने सुक्रोज लिया और हम ये जानते हैं कि जो सुक्रोज है दैट इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना, और इसमें से पीपीएल पास आउट करना है आपको, ठीक है, दैट इज द ऑप्टिकली एक्टिव। और जब आप इसमें से पीपीएल पास आउट करेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ये इसको किसको, सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है वो पीपीएल को रोटेट करेगा एक स्पेसिफिक एंगल से जो कि क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और वो स्पेसिफिक एंगल होगा इसका +66.5 डिग्री। प्लस का मीनिंग आप समझिए, डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। अब हम ये जानते हैं कि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज का, मैं इसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इसे, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये दो में यूनिट में ब्रेक हो रहा है, दैट इज द डाइसेक्रेट। दो यूनिट कौन कौन सी? एक डी ग्लूकोज है, मतलब एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, यहां लिख देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और फ्रक्टोज है आपका बीटा डी फ्रक्टोज, इसमें ब्रेक होता है, ठीक है। तो अगर जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो अल्फा डी ग्लूकोज है, तो ये एक स्पेसिफिक एंगल से रोटेट होगा, पीपीएल को स्पेसिफिक एंगल से रोटेट करेगा। मैं यहां पर देखता हूं, अगर ये अल्फा डी है तो अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा वो इसको रोटेट करेगा +52.5 डिग्री से। कैसे? प्लस का मीनिंग क्या होगा? क्लॉकवाइज। और जो दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोज, वो इसे -92 डिग्री से रोटेट करेगा। तो एक तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रिजल्टेंट रोटेशन होगा ना वो कितना आ जाएगा? सॉरी -92 नहीं, -92 में से इसको करो तो कितना आ जाएगा? -39.5 डिग्री ऑलमोस्ट। तो एक तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट रोटेशन आया उसका एंगल जो मिला हमें वो मिला 39.5, नेगेटिव लिख रहा है उसके आगे, देखो आप। इट मींस ओवरऑल रिजल्टेंट रोटेशन जो हुआ, पहले तो कितना था? पॉजिटिव, सॉरी, पहले कितना था? पॉजिटिव +66.5 जब प्योर सुक्रोज है। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस जो रिजल्टेंट रोटेशन मिला वो नेगेटिव हो गया। तो एंगल रोटेशन का एंगल इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्ट हो गया ना, पहले पॉजिटिव था क्लॉकवाइज, अब क्या हो गया? नेगेटिव। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर, ठीक है। चाहो तो इसको ड्रॉ करो जल्दी।
हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट लिखो हेडिंग पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट लिखो हेडिंग पॉलीसेक्राइड्स। बड़े हेडिंग लिखो पॉलीसेक्राइड। बड़े आगे तो पॉलीसेक्राइड्स में हमने क्लासिफिकेशन में एग्जांपल लिखे थे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ आफ्टर हाइड्रोलाइसिस यूनिट मिले। तो एग्जांपल क्या क्या होते हैं इसके अंदर वो बताइए? स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो ये दो हमें पढ़ने हैं, ये ऑटोमेटिक इसी का पार्ट होता है, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। और इसका नाम क्या होता है दूसरा? एनिमल स्टार्च। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाओ आप स्टार्च। और स्टार्च के दो पार्ट्स होते हैं, हमने नोट किए थे। कौन कौन से होते हैं? एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च होता है एमाइलोपैक्टिन, और ये कवर करता है 15 से 20% पार्ट। तो फर्स्ट लिखेंगे आप एमाइलोज, और स्टार्च के आगे ब्रैकेट में मेंशन कर लेना नेचुरल पॉलीमर। ये पॉलीमर का पार्ट भी है, पॉलीमर में भी पढ़ते हैं। नेचुरल पॉलीमर, ये सब नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च, सेल्यूलोज। नेचुरल पॉलीमर क्यों बना? बिकॉज नेचर से हमें मिल रहा है। जैसे स्टार्च कंटेंट क्या होता है? पोटैटो, है ना, इसलिए इसको नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट एमाइलोज है, दो पार्ट है इसके, एमाइलोपैक्टिन। तो या तो ऐसी तरह से लिख लें, तो एमाइलोज में मेंशन करो, या पहला एमाइलोज लिख लो पूरा, फिर इसको देख लेंगे। लिखिए एमाइलोज में, इट इज ए पॉलीमर ऑफ, it is a polymer of alpha D glucose. It is a polymer of alpha D glucose. It is a polymer of alpha D glucose. इसमें लिख रहे हैं एमाइलोज में पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, उसमें लिखो एमाइलोपैक्टिन में पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एमाइलोज में इट इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर। लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर। एमाइलोपैक्टिन में मेंशन करना ब्रांच्ड चेन पॉलीमर।
ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एमाइलोज में, इट इज ए वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। और एमाइलोपैक्टिन में लिखेंगे इट इज वाटर, ये सॉल्युबल है इसमें लिखना, इट इज ए वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। एमाइलोज में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांचिंग प्रेजेंट बिटवीन C1 C4 कार्बन। C1 C4 कार्बन, और उसमें लिखो एमाइलोपैक्टिन में, सो पहले किस में लिखा मैंने, एमाइलोज में। ब्रांचिंग की जगह नहीं, ब्रांचिंग मत लिखो, देखो लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन, ब्रांचिंग तो उधर आएगा, ब्रांच्ड नहीं, इसमें कट करके इसको लिखो लिंकेज बिटवीन C1 C4 कार्बन। और एमाइलोपैक्टिन में लिखना लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन C1 C4 कार्बन and branching present between C1 C6 कार्बन। एमाइलोज में लिखेंगे लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन C1 C4 कार्बन, और एमाइलोपैक्टिन में लिखेंगे वही सेम लिंकेज C1 C4 एंड ब्रांचिंग अकर बिटवीन C1 C6 कार्बन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। तो जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, एमाइलोज का डेटा आपके सामने है। किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, लिंकेज ज्वाइन करना है C1 C4, बना लेंगे ना। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाओ। बन गया। अभी भी पीछे देखना पड़ रहा है क्या भाई? अल्फा डी ग्लूकोज का तो आ गया होगा स्ट्रक्चर आपको बनाना। बना लिया। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 2 अल्फा डी को जोड़ा है? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 2 यूनिट्स को ज्वाइन किया है?
करा है ना, देखो काफी करा है ना। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बोलो। अच्छा आप जो बना रहे हो वो क्या, दो को ज्वाइन किया तो क्या है वो, क्या है, ये गलती होती है। अच्छा आपको तो ये लग रहा होगा कि हमने तो सही किया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉली। तो जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट बनेंगी, तो दो से तो ज्यादा बनानी। अब आप 3 पे स्टॉप करो, 4 पे स्टॉप करो, दैट इज द पॉलीमर यूनिट। बात आ गई समझ में, आगे बढ़ा दो, 2 से ज्यादा बना दो बस। दैट इज द एमाइडोज। ठीक है, 2 से ज्यादा आप कितनी भी जोड़ सकते हैं, 3 4 5, बिकॉज दैट इज अ पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का। कितनी यूनिट हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 पर स्टॉप किया तो वो क्या होता है, माल्टोज, है ना, दैट इज अ डाइसेक्राइड। आपसे पूछ लें कि भाई स्टार्च का मोनोमर बताइए, तो क्या होगा आंसर। भाई कार्बोहाइड्रेट की टर्म्स में हम बोल रहे हैं स्मॉल यूनिट को मोनोसेक्राइड्स, लेकिन अगर पॉलीमर की टर्म्स में चलें, बिकॉज स्टार्च पॉलीमर भी है, नेचुरल पॉलीमर है, तो पॉलीमर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मोनोमर। तो स्टार्च का मोनोमर क्या होगा,
अल्फा डी ग्लूकोज। बात आ गई समझ में? स्टार्च का मोनोमर अल्फा डी, क्योंकि स्टार्च के दो पार्ट और दोनों ही पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। तो या यूं पूछ ले एमाइलोज का मोनोमर बताओ तो भी अल्फा डी बताना है, ठीक है। एमाइलोपैक्टिन हो तो भी अल्फा डी बताना है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात जो है वो ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कौन सा है और अनब्रांच्ड कौन सा है। तो ये जो है एमाइलोज, ये क्या है? लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर। तो लिंकेज कौन सा दिख रहा है? C1 C4। और जो एमाइलोपैक्टिन है वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, तो लिंकेज तो यही होगा, वो ब्रांचिंग होगी C1 और C6 के बीच में। तो अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए एमाइलोपैक्टिन का। एमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर बनाइए। बना लिया? जब भी ऐसा काम दिया जाता है ना लिखने का, बहुत तकलीफ होती है आप लोगों को, है ना, बनाने में। पेन हाथ नहीं चलते, बहुत बहुत तकलीफ हो रही होगी लिख बनाने में। क्या है यार, वापस ये डिब्बे बनाने फिर जोड़ने। डिब्बा है ना, मालगाड़ी है। बहुत तकलीफ हो रही है। अब क्या किया जाए? तो कुछ भी नहीं करना, ये है ब्रांचिंग कर दो बस। C1 C6 भाई, ये तो है अनब्रांच्ड। अब C1 C6 कार्बन से ज्वाइन करना है, बिकॉज दैट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर। तो क्या करें? तो देखो ये 1 कार्बन है ना, 1। तो अगली और चेन बनाओ और उसके 6 से इसको जोड़ दो। मतलब कुछ ऐसा एडजस्ट करो इसके नीचे 6 आ जाए, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर ये HOH है और यहाँ पर क्या होता है CH2OH, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, है ना। इसको तो ये होता है आपका एमाइलोपैक्टिन। बना लो भाई इसे। बना लिया। बना लिया। जिसने बना लिया, और नेक्स्ट लिखो सेल्यूलोज। तो पॉलीसेक्राइड्स में ये स्टार्च कंप्लीट, एक तो एमाइलोज है, दूसरा एमाइलोपैक्टिन। डिफरेंस क्या है, एक वाटर सोल्यूबल है, दूसरा वाटर इनसॉल्युबल है, एक ब्रांच्ड है, दूसरा अनब्रांच्ड है। ब्रांचिंग कैसे होगी, C1 और C6, बाकी सब सेम है। इसका मोनोमर अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट लिखो सेल्यूलोज, नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड। सेल्यूलोज लिखो नेक्स्ट।
और इसके आगे भी ब्रैकेट में मेंशन करो नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, इसमें लिखिए इट इज ए प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, it is a predominant constituent of cell wall of plant cell. It is a predominant constituent of cell wall of plant cell. It is a predominant constituent of cell wall of plant cell. Next one लिखेंगे it is a straight chain polymer of, it is a straight chain polymer of beta D glucose. It is a straight chain polymer of beta D glucose with the help of C1C4 glycosidic linkage. With the help of C1C4 glycosidic linkage. ठीक है, तो सेलुलोज भी एक नेचुरल पॉलीमर है और किसका पॉलीमर होता है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का। और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट में लिंकेज जो होता है वो क्या होता है, इसमें आपस में C1C4 ग्लाइकोसिडिक। तो बीटा डी आप जानते हो, लिंकेज आपको पता है, स्ट्रक्चर बना लो। बना लिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो बीटा डी को जोड़ दो, ना ज्यादा जोड़ दो, दो भी जोड़ सकते हो। अगर बीटा की जगह अल्फा जोड़ दिया दो तो वो चेंज हो जाएगा पूरा, दैट इज द माल्टोज। कैसे भी जोड़ सकते हो आप, यूं जोड़ दो या यूं बना दो। तो बीटा डी ग्लूकोज को ज्वाइन करना है हमें। चाहो तो ऐसे जोड़ दो या ऐसे भी जोड़ सकते हो इसको।
ऐसे भी जोड़। तो यहां देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसका C4 है, ठीक है, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर बना लेना, ये यूं भी बना सकते हो। तो ये इससे ऑक्सीजन के थ्रू ऐड हो जाएगा। C1C4 बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे ही यहां पर तो ये ऐसे आगे और जुड़ जाएगा। पॉलीमर है ना बिकॉज। और अगर आप यूं जोड़ोगे स्ट्रेट, तो जैसे आप माल्टोज में यूं लगा रहे हो, तो यूं लग जाएगा, ठीक है। बना लिया। लास्ट लिखेंगे ग्लाइकोजन। पॉलीसेक्राइड में अगला मेंशन करिए ग्लाइकोजन। लिखे इस पे ग्लाइकोजन में, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च, है ना। लिख लो ब्रैकेट में एनिमल स्टार्च। इसमें लिख लें ग्लाइकोजन में इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। It is a polymer of alpha D glucose. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें its structure similar to amylopectin. Its structure similar to amylopectin. तो एमाइलोपेक्टिन की तरह है, तो अगले पॉइंट में मेंशन कर लो। तो एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वही इसका है, तो स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इट में लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन C1C4 कार्बन और ब्रांचिंग अकर बिटवीन C1C6 कार्बन। इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, तो लिंकेज लिखना बिटवीन C1C4 एंड ब्रांचिंग अकर बिटवीन C1C6 कार्बन। हो गया भाई। तो
ये किसको एंड किया हमने? कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके आरटी के सिलेबस में है, जो 8 तारीख को आपको देना है यहां तक। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल का एक टॉपिक कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एमिनो एसिड या प्रोटीन लिखो, प्रोटीन। तो थोड़ा सा पहले तो हेडिंग लगा लो। तो यहां तक आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन देखा है अभी कार्बोहाइड्रेट में? आई थिंक सभी को याद हो गया, कोई दिक्कत? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या करना है, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन हमें लर्न करना है कि भाई मोनोसेक्राइड कौन से हैं, डाइसेक्राइड कौन से हैं और पॉलीसेक्राइड। फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात उनके एग्जाम्पल कि मोनोसेक्राइड में क्या क्या आते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने नोट किया था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कि कौन सा रिड्यूसिंग है, और स्ट्रक्चर देकर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए हेमी एसिटल कैसे देखते हैं और एसिटल कैसे देखते हैं। फिर हमने सारे मोनोसेक्राइड्स पढ़ा, उसकी केमिकल प्रिपरेशन रिएक्शंस लिखी पहले, और फिर उसकी केमिकल रिएक्शन जिसमें 6-7 जो रिएक्शंस है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद उनके एविडेंस भी हमने देख लिया कि कौन किससे क्या प्रूव्ड हो रहा है। ठीक है, ओसर्जन फॉर्मेशन देखा। ठीक है, उसके बाद हमने म्यूटा रोटेशन देखा है। ठीक है, उसके स्पेसिफिक एंगल्स हमें ध्यान रखने हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट, डाइसेक्रेट, और फिर आज हमने पॉलीसेक्रेट कंप्लीट किया। तो सभी को याद रहेगा, लिंकेज याद रखना है। C1 C2 सिर्फ लिंकेज आपको कहां मिलेगा? सुक्रोज में। अल्फा अल्फा लिंकेज तो बहुत सारे, किस किस में बताओ? माल्टोज में है, और भाई एक तो डाइसेक्राइड माल्टोज में भी है, और पॉलीसेक्राइड किसके अंदर? स्टार्च में। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा किस किस में? अल्फा बीटा लिंकेज सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, कहां पर? सुक्रोज में। अच्छा बीटा बीटा लिंकेज कहां पर है? कौन सा? लैक्टोज में है एक तो, और भाई एक तो डाइसेक्राइड में और एक पॉलीसेक्राइड जो आज पढ़ा वो क्या होता है? सेल्यूलोज। बात आ रही है समझ में? तो अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक भी है, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक भी है, बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक भी है, और अल्फा बीटा ओनली सिर्फ कहां पर है? सुक्रोज, जो कि लिंकेज कौन सा है? C1 C2। C1 C4 C1 C6 कॉम्बिनेशन दो ही जगह है, दैट इज द पॉलीसेक्राइड। कौन कौन से? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। आपको यही चीजें याद रखनी है। जब मैच क्वेश्चन या जो भी होगा तो वहां पर आपको रिवाइज करके आंसर देना है। और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, वो टेबल डी फैमिली याद रखना है, एपीमर एनोमर में डिफरेंस पता होना चाहिए। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रोटीन। प्रोटीन्स सुना है क्या नाम प्रोटीन का? हाँ, कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना ना? सुना है कि सभी ने नाम? अच्छा अच्छा, ये नाम सुना है कि पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड सुना है क्या नाम? अच्छा, क्या हम एमिनो एसिड डेली रूटीन में यूज करते हैं क्या? खाते हैं क्या एमिनो एसिड डेली लाइफ में? खाते हैं। आज कौन सा एमिनो एसिड खाया पता है क्या आपको? भाई ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो भी आप सप्लीमेंट या डाइट ले रहे हैं, क्या एमिनो एसिड लिया है क्या हम लोगों ने? लिया तो है लेकिन नाम तो नहीं पता है ना? यस या नो? अब ये जो टॉपिक है ना प्रोटीन एमिनो एसिड, दो तरह की सिचुएशन है, जैसे आप में भी कहीं है कि अरे यार हंसी मजाक में चल रहा है कर लेंगे, वहां पे दर्द देता है फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा। नहीं, यहाँ तो चल रहा है कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है, अगर आपको एग्जाम्पल या उसका डेटा पता है तो ही कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा नहीं, तो छोड़कर आना है। अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके साथ भी ये दिक्कत और एवरीडे लाइफ के साथ भी ये प्रॉब्लम। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट हो तो अटेम्प्ट करना है, नहीं तो छोड़ना है, नहीं कर सकते हो उसको। अब इसके अंदर हमें एमिनो एसिड के बारे में भी देखना है और प्रोटीन्स के बारे में भी देखना है। तो दोनों में रिलेशन क्या है कि भाई प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है किसका? अल्फा एमिनो एसिड का। जैसे एक बार जेईई मेंस में एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि सपोज ये प्रोटीन है हमारे पास,
और इस प्रोटीन को एक गिलास पानी में डाल दिया मैंने। प्रोटीन खोलते हैं ना, जिम जाते हैं तो प्रोटीन डाइट वो बोतल लेके घूमते हैं सेलिब्रिटी जगह जगह। भाई जिम करे नहीं करे बोतल साथ में रहती है, इधर लगता है हाँ कुछ है। तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन शेक किया डाला, इट मींस क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो किस में ब्रेक होगा, तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन थे ओनली अल्फा एमिनो एसिड, ओनली बीटा एमिनो एसिड, ओनली गामा एमिनो एसिड, इस तरह से। तो जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें वन एंड ओनली क्या मिलता है, अल्फा एमिनो एसिड। अब ये भी दिक्कत है कि भाई अल्फा ही क्यों मिलता है, ये भी यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि एमिनो एसिड तो बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। तो अल्फा एमिनो एसिड ही क्यों क्यों मिलता है, बिकॉज नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड ही कौन सा है, अल्फा एमिनो एसिड। जो नेचर से हमें मिल रहा है वो अल्फा ही है। तो जब आप प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो किसमें ब्रेक होगा, ओनली अल्फा एमिनो एसिड। इट मीन प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट, या हम यूं बोल दें कि प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड। बात आ रही है समझ में। इससे पहले आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस अलग अलग बेसिस पर, कि भाई मोनोसेक्राइड का तो सबसे सिंपल होता है, हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता है। डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दो में ब्रेक हो जाएगा, पॉली को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दो से ज्यादा यूनिट्स, बहुत सारी। और जब आप डाई की बात कर रहे हो या ओलिगो की बात कर रहे हो तो दो यूनिट जो कि स्मॉल यूनिट है उनको ज्वाइंट करने के लिए जो लिंकेज होता है दैट इज द कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके अंदर बात की हमने, कार्बोहाइड्रेट। यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलीमर की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मोनोमर। तो दो मोनोमर यहां पर भी आपस में ज्वाइंट होंगे और उस लिंकेज का नाम यहां पर अब क्या हो जाएगा, बोलो भाई, पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड लिंकेज, ये मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें लिंकेज लास्ट में यही याद रहता है, पेप्टाइड, क्योंकि पॉलीमर में भी आता है। जब आप पॉलीमर के स्ट्रक्चर बनाओगे, रबड़ वगैरह इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पेप्टाइड की जगह आता है। तो हमें इसको सुनते बार बार तो हमें पेप्टाइड याद रहता है। तो न्यूक्लिक एसिड का तो हम बिल्कुल ही स्किप कर जाते हैं। तो टोटल बायोमोलिक्यूल के 4 चैप्टर में 3 जो चैप्टर हैं उनमें हर चैप्टर में अलग अलग लिंकेज है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को ज्वाइन करने का। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में कौन सा होगा, ग्लाइकोसिड। प्रोटीन में कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। बात आ गई समझ में। तो अब बात करते हैं कि भाई ये होता क्या है। एक और लास्ट का एक टॉपिक है छोटा सा, विटामिन। सुना है क्या नाम, बता सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। आज आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया, अभी डिनर करोगे जाकर, तो आपने एक्सेस में किसको लिया, प्रोटीन को लिया या विटामिन को लिया। भाई आपने ये लिया या ये लिया या दोनों ही लिए, सबका अलग अलग हो सकता है डाइट। तो आपने जो, आप सोचो कि आपने विटामिन लिया क्या आज दिन भर में, क्या सभी ने लिया विटामिन, क्या लिया बताओ, सोर्स का नाम बताओ, मतलब उसका नाम बताओ जो लिया आप लोगों ने। विटामिन डी ले लिया आपने, अरे आज तो है ही नहीं, विटामिन डी तो आज है ही नहीं बाहर, हाँ आज तो पॉसिबल ही नहीं है। और क्या लिया, अरे एक समझने के लिए बता रहे हैं, अभी डिक्टेट करना है हमें। विटामिन लिया क्या आप लोगों ने, अच्छा विटामिन सी लिया क्या, यूं पूछ लेता हूं मैं, नहीं लिया। अगर किसी ने विटामिन सी लिया है तो उसका नाम बताइए, जैसे लेमन लिया हो किसी ने यूज, है ना, विटामिन सी का सोर्स है ना। तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी हमने डेली रूटीन में जो भी फूड लिया हम लोगों ने ब्रेकफास्ट या लंच में, हमारा एक्सेस में क्या था, प्रोटीन था या विटामिन था, प्रोटीन था। ये भी हो सकता है कि हमने विटामिन लिया ही ना हो, जैसे अगर हमारे फूड के अंदर लेमन ना हो तो काम चल जाएगा, ऑरेंज ना हो तो काम चल जाएगा, विटामिन डी ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर तो नहीं होगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसकी डेफिशिएंसी ज्यादा हार्मफुल होती है, विटामिन या प्रोटीन की। अरे जिसको ज्यादा लेंगे जब वो नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा हार्म करेगा। अरे बात समझ में,
जैसे सपोज अगर हमने ब्रेकफास्ट या लंच में से प्रोटीन कंटेंट हटा दिया तो काफी दिनों तक अगर स्किप कर दिया तो बीमार हो जाओगे। तो एक बहुत सारे अलग अलग डिजीज होती हैं। तो आप अभी आप सोचोगे ये कैसे, तो मैंने एक नाम बोल दिया डायबिटीज। सुना है कि डायबिटीज नाम? तो डायबिटीज नाम से पहले ये भी सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? तो डायबिटीज का इसी से रिलेशन है। और ये क्या होता है, क्या होता है? हार्मोन। और हार्मोन क्या होते हैं, क्या होते हैं, किससे बनते हैं? प्रोटीन से। तो एक्चुअल में जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना वो हमारे खाने पीने से रिलेटेड है। दूसरी बात, ये तो बात होगी डायबिटीज की। ब्लड क्लोटिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्लड क्लोट होना। तो एक बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। सुना है कि कभी नाम कि भाई अगर किसी की चोट लग गई तो ब्लड क्लोट तो हो रहा है लेकिन बहुत टाइम ले रहा है ना। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, वो डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लोट ही नहीं होता है। तो ज्यादा हार्मफुल कौन सा हो गया? प्रोटीन। तो ऐसे हमने डायबिटीज की बात की, इंसुलिन ये भी किससे रिलेटेड होता है? प्रोटीन से। तो इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए तो ज्यादा हार्मफुल होता ये भी है, लेकिन इसकी ज्यादा हार्मफुल होती अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो भी हम सरवाइव करते हैं। बात आ रही है मेरी समझ में? लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारी डिजीज क्रिएट हो जाती है। अभी हम आगे भी लिखेंगे। जैसे एल्बुमिन नाम सुना होगा आप लोगों ने। एल्बुमिन किसमें प्रेजेंट होता है? एग के अंदर। और भी कई तरह के हैं। इंसुलिन हमने नाम लिया डायबिटीज से। तो मेन हमारा ये वाला पार्ट है, ये भी पढ़ना है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल होती है। अब ये होता क्या है कि पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। तो जितने भी अमीनो एसिड है उनका क्लासिफिकेशन और अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन, देन उनके स्ट्रक्चर आपको लर्न करने। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड हैं जिनके हमें स्ट्रक्चर, पहले तो नाम, फिर अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन, फिर उनके स्ट्रक्चर, ये हमें देखना है। फिर आएगा प्रोटीन का थ्योरेटिकल पार्ट, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। देन लास्ट विद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो कि आप एमीन में भी पढ़ोगे, ज्विटर आयन। सुना है क्या नाम ज्विटर आयन का? चलिए लिखें, इसमें इंट्रो लिख लो पहले आप। लिखें इस पे, the name of protein is derived from Greek word proteos, the name of protein is derived from Greek word proteos, means prime importance. Greek word proteos means prime importance. आगे लिखेंगे, इट इज पॉलीमर ऑफ, ब्रैकेट में लिखना, इट इज पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर के आगे ब्रैकेट में लिखना नेचुरल पॉलीमर। इट इज पॉलीमर ऑफ, ब्रैकेट में लिखना नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। कंटिन्यू करेंगे आगे, बिटवीन टू अल्फा एमिनो एसिड, between two alpha amino acid, peptide linkage या peptide bond present, between two alpha amino acid, peptide linkage या peptide bond present। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, its monomer unit is alpha amino acid। its monomer unit is alpha amino acid। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट लिखो हेडिंग पेप्टाइड बॉन्ड।
वे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज में ड्रॉ करना है, तो हमने वे पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, दो एमिनो एसिड के बीच में, है ना। तो एमिनो एसिड क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एसिड मॉलिक्यूल भी हो और एक बेस भी हो, है ना। तो ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज द एमिनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन। दोनों ही ग्लाइसिन है, आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने सेम लिखा है, दैट इज द ग्लाइसिन, दैट इज द ग्लाइसिन, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड होता है, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो दोनों ही ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल हैं, और दो एमिनो एसिड के बीच में लिंकेज कौन सा होता है, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड देखो क्या होगा, ये एसिड है, ये बेस है, क्या निकल जाएगा यहां से, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और जब वाटर एलिमिनेट होगा, मैं इसी में बना रहा हूं, ये इस तरह का लिंकेज मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड ONH, दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बना लो इसको। अब ये पॉलीमर है ना, तो ये आगे ऐसे कंटिन्यू चल रहा है इधर, जैसे ये यहां से और निकल जाएगा वापस, ऐसे कितनी यूनिट हम जोड़ सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, दैट इज अ पेप्टाइड लिंकेज। बना लिया। चलिए नेक्स्ट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर मेंशन कर लो, जैसे हमने एग्जांपल लिया ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है वैसे, दैट इज द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या, एक एमीन ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, इसके यहीं पे मेंशन कर लेना। देखो ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है, टोटल 20 एमिनो एसिड हम आगे बनाएंगे स्ट्रक्चर इनके। तो ग्लाइसिन इज वन एंड ओनली एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये अकेला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मेंशन कर लेना, नॉट मेंशन करके, ग्लाइसिन इज वन एंड ओनली एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, which is optically inactive. अब नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। और फर्स्ट लिखना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई करना है। और इसमें पहला लिखेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड मतलब तीन टाइप्स देखेंगे हम इसके, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अभी सिर्फ हम नेम नोट करेंगे, फिर अगले पार्ट में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे।
तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखना है, और 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो पहला हम नोट करेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल से आप समझ रहे हैं क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा एमिनो एसिड जिसमें इक्वल क्वांटिटी हो एसिड और बेस की, है ना। अगर मैं बोलूं एसिडिक एमिनो एसिड तो उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, या हम बोले बेसिक एमिनो एसिड तो उसमें बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड टोटल जो है ना, न्यूट्रल एमिनो एसिड टोटल 15 होते हैं। तो उनकी पहले तो नाम लिखेंगे हम सारे, और वो आपको याद रखने हैं, फिर उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये टोटल न्यूट्रल एमिनो एसिड है, इनके नेम नोट कर लो। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सेरीन, ट्रिप्टोफैन, एस्पेरेजिन, एंड ग्लूटेमाइन। ये सारे न्यूट्रल एमिनो एसिड हैं, टोटल 15। ये हो गए आपके 15 न्यूट्रल एमिनो एसिड, नोट कर लो इनको। देखिए ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, फिर ल्यूसिन है, और फिर आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सेरिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पेरेजिन एंड ग्लूटेमाइन। ये हैं 15 न्यूट्रल एमिनो एसिड।
ये तो अभी तो नाम है, फिर स्ट्रक्चर्स भी याद रखना है। अभी तो नेम लिखे है ना, स्ट्रक्चर्स का काम है, मैं तो स्ट्रक्चर्स भी लर्न करना है। अभी तो 5 और हैं, टोटल 20 होते हैं। मतलब ये तो न्यूट्रल तो 15 है, आगे और क्लासिफिकेशन में आएंगे। लिख लिया सभी ने? याद हो जाएंगे? नहीं होंगे याद? वो तो 2-3 बार जब पढ़ोगे तब याद होगा आपको। लिख लिया सभी ने? इसको चाहो तो एक इसकी यहीं पर या नीचे नोट कर लेना है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, देखो। यहाँ जगह ही नहीं है, इधर लिख देता हूं। नंबर हटा दो ये। तो इसकी ट्रिक मेंशन कर लेना आप जहां भी लिखना चाहें। बोलो भाई एक बार इसको, बोलिए भाई। गावली बोले या गांव वाली भी बोल सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इससे। गावली बोलो। पियो मैंगो, मैंगो का तो जूस होता है, लेकिन यहाँ जो सेट हो रहा है, पियो मैंगो चटनी, फिर टॉक टुडे, सिट टुडे एंड गो। ठीक है, ये टोटल 15 न्यूट्रल, लेकिन याद ये रखना है, ये नहीं रखना है ना, ये तो आप ये याद लर्न में ये रखना है। गावली, पियो मैंगो चटनी, फिर टॉक टुडे, सिट टुडे एंड गो, दैट इज अ न्यूट्रल एमिनो एसिड। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिर आता है फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, प्रोलिन। अच्छा, यहाँ पर ये टी आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले थ्रियोनिन ही आएगा, है ना। तो टॉक टुडे, सिट टुडे में क्या होगा? थ्रियोनिन, टायरोसिन, सेरिन, ट्रिप्टोफेन। अब ऐसा नहीं, आप टी ट्रिप्टोफेन भी लिख सकते हो पहले, उससे इश्यू नहीं। एंड गो में एस्पारेजिन एंड ग्लूटेमाइन, नोट कर लीजिए। दैट इज अ न्यूट्रल एमिनो एसिड। लिख लिया? लिया कि भाई? नेक्स्ट लिखो एसिडिक एमिनो एसिड। कंप्लीट कर लेते हैं इसे। बड़े लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखो एसिडिक एमिनो एसिड।
एसिडिक में लिख लो, इन विच 2 कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, in which 2 carboxylic acidic group and 1 amino group, in which 2 carboxylic acidic group and 1 amino group, एग्जाम्पल लिखेंगे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, in which 2 acidic group and 1 amino group, that is the acidic amino acid. एग्जाम्पल लिखेंगे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक, स्ट्रक्चर नेक्स्ट पार्ट में बना लेंगे हम, इसलिए अभी सिर्फ नाम लिख लो। ये कहीं वर्ड सुना है क्या, कहां पढ़ा था? मैंने बोला भी था वहां पर आपको, एस्पार्टम पढ़ा था, एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और एस्पार्टम की खास बात क्या होती है, वो प्रोटीन की प्रॉपर्टी रखता है, बिकॉज वो बनता किससे, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन। अच्छा, फिनाइल एलेनिन भी अभी नाम आया ना, अभी लिखा है मैंने आपको, देखो ये तो 2 एमिनो एसिड होते, फिनाइल एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, उससे बन रहा है वो। अब एस्पार्टम एसिड नॉर्मली नहीं होता है, जितनी भी वेल ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना आइसक्रीम, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, उसमें चीनी नहीं होती है, एस्पार्टम होता है एज ए स्वीटनिंग एजेंट। तो इसमें लिख लो एग्जांपल एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, फिर नेक्स्ट लिख लो बेसिक एमिनो एसिड, और इसमें मेंशन करने 2 एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। टू एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। एग्जांपल लिख लेना इसमें, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये जितने भी नेम लिखे इनके स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी एक क्लासिफिकेशन और फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो टोटल देखो 15 तो वहां थे, है ना, 2 एसिडिक हो गए और 3 बेसिक हो गए, तो टोटल 20 एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन, नेम विद स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये नाम सुना होगा ना एमिनो एसिड का, सुना है क्या? एड भी आता है टीवी में पैंटीन शैम्पू का, हाँ सुना है कभी? उसके पीछे कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे करेंगे कंटेंट। थैंक यू।